खून बहा एपिसोड 2। सुल्तान मोहम्मद की हवेली में एक कहराम बरपा था। उसकी माँ बैन डाल रही थी। इसका छोटा भाई माँ और बहन को आंसू बहाते देख रहा था। ज़ैनब सुल्तान तो हैरान थी। कैसे सख्त दिल शख्स से उसका निकाह हुआ था, जिसने उसके भाई की जान लेने से पहले एक पल के लिए भी सोचा नहीं, तो वो इसके साथ क्या करेगा। अपने जवान भाई को अपनी आंखों के सामने दम तोड़ते देखकर उसके दिल में इस शख्स के लिए बेतहाशा नफरत उभर आई थी। जब उसका बाप अपने जवान बेटे के जनाजे को कंधा दे रहा था, तो वो अपनी माँ से लिपट कर फूट फूट कर रो दी। वो हवेली में दाखिल हुआ तो उसकी माँ उजड़े हुलिये, बिखरे बालों से उसके आगे खड़ी थी। जरगाम, बताओ, अपने बाबा जान के खून का बदला लिया है कि नहीं? वो माँ को बाहों में भरकर कमरे में ले आया। माँ, आप आराम करें। नहीं जरगाम, पहले बताओ, अपने बाप का बदला लिया है कि नहीं? इसने माँ के कदमों में बैठकर अपने हाथ उनके घुटनों पर रखकर इस बात में सर हिलाया। क्या किया है? उन्होंने उम्मीद भरी नजरें से अपने कड़ील जवान बेटे को देखा। ज़ैनब सुल्तान से निकाह करके आ रहा हूँ। उसकी माँ ने शाकी नजरों से उसे देखा और अपने घुटनों पर रखे उसके हाथों को झटके से परे धकेला। वो उठकर माँ के बराबर बैठ गया और उन्हें अपने हिसार में लेकर अपने सीने की तरफ इशारा करते हुए बोला, अपने पिस्टल की 6 की 6 गोलियां इसके सीने में उतार कर आ रहा हूँ। ऐसे शख्स को दुनिया में रहने का कोई हक नहीं था। अम्मू जान, आपको क्या लगा आपका बेटा बुज़दिल है जो अपने बाप की नाश पे निकाह करके आएगा? मैं तो अपने दुश्मनों को दोहरी सजा देना चाहता हूँ। वो अपने बेटे के लिए भी रोएगा और बेटी के लिए भी। उसने क्या समझा, उसका बेटा दूसरों की इज्जतों से खेलेगा और दूसरों की जान लेगा और उसे पूछने वाला कोई नहीं होगा। लेकिन जरगाम, इस लड़की का कोई कसूर नहीं, तुम्हें उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। और अंकी की बात पर वो खामोश हो गया। अपनी माँ की बात को वो मर कर भी रद्द नहीं कर सकता था। उसे दुनिया में सबसे ज्यादा मोहब्बत अपनी फैमिली से थी और उनके लिए वो किसी भी हद तक गुजर सकता था। अम्मू जान, ओज़गुल और आबरू कहाँ हैं? ओज़गुल को असवर खाना खिला रहा है और आबरू अपने कमरे में है। आपने खाना खाया है? नहीं, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। चलें फिर चल के खाना खाते हैं। वो माँ को थाम कर अपने साथ बाहर ले आया और मुलाजमा को खाना लगाने के लिए कहा, तो मेरा शेर बेटा है, तुझे बड़े होकर अर्ज़गाम अली खान से अपने भाई का बदला लेना है। मैं जिंदा रहूं या ना रहूं, लेकिन तुमने इसे अपने बाप की आखिरी ख्वाहिश समझकर पूरा करना है। ये सब सुनती ज़ैनब आगे बढ़ी और मग़दाद को अपनी बाहों में भर लिया। बाबा, आप इसके दिमाग में ये कैसी बातें डाल रहे हैं? एक बेटे को कुर्बान करके आपको सुकून नहीं मिला, जो दूसरे को भी वही सबक पढ़ा रहे हैं। खुदा का वास्ता है, आपको भूल जाएं इस सब को और सुकून से जिएं, खुद भी और दूसरों को भी सुकून से जीने दें। बात के इख्तिताम पर इसने बाप के आगे हाथ जोड़ दिए। मैंने क्या किया है बाबा, और ये आप क्या कह रहे हैं? मेरा निकाह हो चुका है, आप निकाह पे निकाह करवाएंगे? ये तो बहुत बड़ा गुनाह है। चटाख की आवाज़ के साथ एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर पड़ा था। उसका होंठ का किनारा फट गया था, जिसमें से खून की नन्ही नन्ही बूंदें निकलकर उसकी ठोड़ी पर पहुंच आई थीं। सुल्तान मोहम्मद ने आगे बढ़कर उसके बालों को मुट्ठी में जकड़ लिया। खबरदार, अगर इस निकाह का नाम भी लिया तो मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। नज़ाकत, नज़ाकत। उन्होंने अपने ड्राइवर को आवाज़ दी। नज़ाकत, इस लड़की को लेकर अभी के अभी निकल जाओ, ताकि सुबह होने तक ये इस्लामाबाद पहुंच जाए। रात के पिछला पहर था। हर तरफ खौफ आलम था। वो अपने मुख्तसर से सामान के साथ इस्लामाबाद के लिए रवां दवां थी। गाड़ी तेजी से आगे बढ़ रही थी। पथरीली सड़क होने की वजह से गाड़ी हिचकोले खाती चल रही थी। ज़ैनब सुल्तान खामोशी से आंसू बहाती अपने नसीबों पर मातम करना थी। वो अपने ख्यालों से इस वक्त निकली जब एक और गाड़ी की हेडलाइट्स उसकी आंखों पर पड़ी और ड्राइवर ने गाड़ी एक झटके से रोक दी। कौन है? नज़ाकत बीबी जी, जरगाम अली खान है। और ड्राइवर की बात पर वो पूरी जान से कांप गई। तभी ज़ैनब ने उसे अपनी गाड़ी से निकलकर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ते देखा। उसने खौफ से आंखें बंद कर लीं।
दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर उसने मुड़कर देखा तो वो अपनी छा जाने वाली शख्सियत के साथ सामने खड़ा था। निज़ाकत, इसे कहाँ लेकर जा रहे हो? इस्लामाबाद। ओके, अच्छी बात है। ज़ैनब ने उसे कोट की जेब से कुछ निकालते देखा। अगले लम्हे उसने एक कार्ड उसकी तरफ बढ़ाया था। अगर कभी ज़रूरत पड़े तो ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। ज़ैनब ने हाथ नहीं बढ़ाया। मैं तुम्हारी मदद लेने से बेहतर मरना चाहूँगी। जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें भी जीना पड़ेगा ज़ैनब सुल्तान। और हाँ, मैं जानता हूँ ऐसा वक्त आएगा, इसीलिए दे रहा हूँ। उसने उसकी मुट्ठी खोलकर उसमें वो कार्ड रखते हुए उसके चेहरे पर एक गहरी नज़र डाली और दरवाज़ा बंद करता हुआ अपनी गाड़ी की तरफ मुड़ गया। गाड़ी एक साइड पे करके उसने उनकी गाड़ी को गुजरने की जगह दी और गाड़ी पास से गुजरने पर ज़ैनब को हाथ के इशारे से कॉल करने की याद दहानी करवाई, जिस पर उसने गुस्से से मुंह मोड़ लिया। उसकी आंख खुली तो सूरज और बादलों में आंख मचोली जा रही थी। उसने वक्त देखा तो सुबह के 7 बज रहे थे। वो तकरीबन 5 घंटे सोई थी। निज़ाकत दिल जमी से ड्राइविंग कर रहा था। निज़ाकत, कितना रास्ता रह गया है? बस बीबी जी, हम लोग इस्लामाबाद के हुदूद में दाखिल हो चुके हैं। 1 घंटे में हम लोग पहुंच जाएंगे। एक घर के सामने गाड़ी रोककर ड्राइवर नीचे उतरा और सामने बने गार्ड्स के कैबिन ने थोड़ी देर गुफ्तो-शनीद के बाद लौट आया और आकर ड्राइविंग सीट संभाल ली। चौकीदार ने गेट वाक किया और ड्राइवर गाड़ी अंदर ले आया। बीबी जी, हम पहुंच आए हैं। वो मरे कदमों से नीचे उतरी तो सामने ही लॉन में सफ़ीर और दर्दाना बेगम बैठे थे। वो दोनों उसे देख चुके थे, लेकिन दोनों में से किसी एक ने भी खड़े होने की ज़रूरत महसूस नहीं की। अस्सलामुअलैकुम फुप्पो। उसके सलाम के जवाब में दर्दाना बेगम दूसरी तरफ मुंह करके बैठ गई, जबकि सफ़ीर ने रोखा सा जवाब दिया, बैठो। सफ़ीर ने उसे बैठने की दावत दी। नहीं, बैठने की ज़रूरत नहीं है। बताओ क्यों आई हो यहाँ? अब की बार आवाज़ दर्दाना बेगम की तरफ से आई थी। बाबा ने भेजा है। खबर मिली थी मुझे, तुम तो दुश्मन के बेटे से निकाह करके आ रही हो। मैंने उससे निकाह नहीं किया, मेरा निकाह उससे करवाया गया है। अरे तेरे तो बड़े पर निकल आए हैं, मेरे मुंह पे ऐसे फिंकार के बोल रही है। ज़ैनब ने हैरान नज़रों से उस औरत को देखा जो रिश्ते में उसकी फपी थी। मुलाजिम हुसैन। उन्होंने अपने मुलाजिम को आवाज़ दी। तभी एक मरनी सी शक्ल वाला छोटे से कद का लड़का बाहर आया। जी बेगम साहिबा, इस लड़की का सामान अंदर ले जाकर गेस्ट रूम में रख दो। आओ जी, आपको आपका कमरा दिखा दूं। वो मुलाजिम की मैयत में अंदर चल दी। वो दरवाजे पर दस्तक देकर अंदर दाखिल हुआ तो ज़ाहिरा बेगम जाए नमाज पर बैठी थीं। वो खामोशी से बेड पर बैठ गया और उनकी नमाज मुकम्मल होने का इंतज़ार करने लगा। नमाज से फारिग होकर वो जाए नमाज फोल्ड करती उसके करीब आईं और उसके चेहरे और सीने पर कुछ पढ़कर फूंका। ज़रग़ाम अली खान ने आंखें बंद कर लीं। जब वो इसके बराबर बैठी तो वो इसने आंखें खोल दीं। अम्मू जान, मैं आज वापस इस्लामाबाद जा रहा हूँ। ज़रग़ाम, उन्होंने बेयकीनी से बेटे को देखा। तुम अपनी माँ और बहनों को अकेले छोड़कर जा रहे हो? मैं आपके पास इसीलिए आया हूँ, मैं चाहता हूँ आप लोग मेरे साथ चलें। ज़रग़ाम, उनकी आवाज़ में एक धाड़ थी। तुमने अगर जाना है तो जाओ, लेकिन मैं अपने घर और यहाँ के लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जा रही। मुझे तुमसे ऐसी बात की तवक्को नहीं थी ज़रग़ाम अली खान। जानते हो कितने लोगों की नज़रें तुम पर टिकी हैं। वो तुम्हें अपना सरदार मान चुके हैं, तुम उनका यकीन हो, उनकी उम्मीद हो। लेकिन अम्मू जान, मुझे इस सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये नस्ल दर नस्ल चल रहे दुश्मनियाँ, खून खराबा। ज़ायरा खातून ने एक छपती नज़र ज़रग़ाम के चेहरे पर डाली। फिर ज़ैनब सुल्तान से निकाह क्यों किया है? ज़ायरा खातून ने उसके चेहरे पर अपनी नज़रें गाढ़े वो सवाल किया जिससे वो पिछले 10 दिन से भाग रहा था। उसने एक खामोश नज़र माँ पर डाली और अपनी जगह से उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। ज़रग़ाम, जवाब देकर जाओ, तुम्हारी माँ ने तुमसे कुछ पूछा है। उसने एक दर्द भरी नज़र से अपनी माँ को देखा। इतनी जालिम क्यों बन रही हैं आज, जो बात मैं सोचना भी नहीं चाहता, आप वो मेरे मुंह से कहलवाना चाहती हैं। ज़रग़ाम, क्यों? अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहते हो तुम, ज़रग़ाम अली खान? वो तुमसे बहुत छोटी है और वो कुछ भी नहीं जानती।
تو اسے جاننا ہوگا کہ اس کی زندگی کو میں جہنم بناؤں گا، جیسے میری زندگی جہنم بنی ہے۔ زرغام کمزوروں سے بدلہ نہیں لیتے۔ وہ کمزور تو نہیں ہے امو جان، فائقہ سلطان کی بہن ہے، اس کے جیسی ہی ہوگی۔ زرغام تمہاری بھی بہنیں ہیں؟ ہاں ہیں، لیکن میری بہنیں فائقہ سلطان جیسی نہیں ہیں۔ وہ اس وقت لاؤنج میں بیٹھی تھی۔ گھر میں دردانہ بیگم اور سفیر دونوں ہی نہیں تھے، اس لیے وہ پوری آزادی سے بیٹھی ہاتھ میں ڈرائی فروٹ کی ٹرے لے چینل سرچ کر رہی تھی، جب ایک شخصیت کو دیکھ کر اس کا ہاتھ رک گیا۔ جہاں نیوز کاسٹر کہہ رہی تھی، آئیے ہم آپ کو اسلام آباد لیے چلتے ہیں، جہاں اس وقت پاکستان سے یونیسیف کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے ساؤتھ ایشین ہیڈ زاک پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ بلیک کلر کے 3 پیس سوٹ میں ملبوس، ہاتھوں میں فائلز پکڑے، وہ بہت کانفیڈنس سے آ کر سب کو سلام کرتا ہوا چیئر سنبھال رہا تھا۔ سر، ہم نے سنا ہے کہ آپ اپنے عہدے سے مستعفی ہو رہے ہیں۔ زرغام علی خان نے مسکرا کر اس سمت دیکھا جس طرف سے سوال آیا تھا۔ جی، آپ نے صحیح سنا ہے، میں اپنے عہدے سے مستعفی ہو رہا ہوں۔ سر، اس کی کوئی خاص وجہ؟ جی، کچھ نجی مسائل کی وجہ سے میں یہ جاب جاری نہیں رکھ سکتا۔ وہ اور بھی بہت کچھ کہہ رہا تھا اور زینب سلطان آنکھیں پھاڑے، منہ کھولے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ وہ متاثر کن اور حیران نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی، جو اپنے علاقائی حلیے میں تو خوبصورت لگتا تھا، لیکن آج اسے ماڈرن ڈریس میں دیکھ کر وہ بہت ہی متاثر نظر آ رہی تھی۔ تبھی اس کے موبائل پر رنگ ہوئی۔ اس نے نمبر دیکھے بغیر کال ریسیو کی۔ زینی، یہ میں کیا سن رہی ہوں؟ تم نے اس زرغام علی خان سے نکاح کر لیا ہے۔ جانتی ہو وہ بہت بڑا کمینہ ہے۔ تم نہیں جانتی زینی، اس نے میرے ساتھ کیا کیا تھا۔ زینب نے موبائل کان سے ہٹا کر اسے گھورا، جیسے موبائل کی جگہ فائقہ سلطان اس کے سامنے ہو۔ آپی، کیا اس لیے آپ نے مجھے اتنے عرصے کے بعد کال کی ہے؟ میری جانی، مجھے بابا نے بتایا کہ تم نے اسے نکاح کیا ہے، تو مجھ سے تو صبر ہی نہیں ہوا۔ اچھا، بابا نے آپ کو یہ نہیں بتایا کہ انہوں نے یہ نکاح خود کروایا ہے، اپنے بیٹے کی جان بچانے کے لیے؟ زینی بابا نے چلو جو بھی کیا، لیکن دیکھو، تم اسے کال کرو اور اسے کہو کہ وہ تمہیں طلاق دے دے۔ وہ جو مطالبات رکھے وہ مان لینا، لیکن اپنی جان چھڑا لینا۔ فائقہ نے تو اپنی کہہ کر کال بند کر دی، اور زینب اب موبائل ہاتھ میں لیے عجیب کشمکش میں تھی، کال کروں یا نہیں؟ وہ ہاں اور نہیں کے درمیان میں لٹکی ہوئی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں ادھر ادھر ٹہل ٹہل کر تھک گئی تھی۔ پھر اس نے اپنے ہینڈ بیگ میں سے وہ کارڈ نکالا جس میں جلی حروف میں لکھا تھا، زیک، ہیڈ آف یونیسیف بورڈ آف ڈائریکٹرز فار ساؤتھ ایشیا۔ اس کے نیچے اس کا نمبر لکھا تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے اس کا نمبر سیو کیا اور پھر کافی دیر کی کشمکش کے بعد کال کر ہی لی تھی۔ بیل جا رہی تھی، 1 2 3، اور پھر ماؤتھ پیس سے اس کی گمبھیر آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ ہیلو، ہیلو۔ زینب کا دل دھک دھک کرتا، پسلیاں توڑ کر باہر نکلنے کو تیار تھا۔ زینب نے جلدی سے کال کاٹ دی اور موبائل سامنے بیڈ پر پھینک دیا، جیسے وہ اسے ابھی ابھی دیکھ رہا ہو۔ تبھی اس کے واٹس ایپ پر میسج موصول ہوا۔ اس نے واٹس ایپ کھولا، سامنے ہی اس کے نام کا میسج تھا۔ اس نے جلدی سے میسج اوپن کیا۔ زینب، میں ابھی مصروف ہوں، رات کو کال کرتا ہوں۔ زینب سلطان کو گنگ سی اپنی جگہ پر بیٹھتی چلی گئی۔ کیا اس کے پاس میرا نمبر پہلے سے ہے؟ اسے اس شخص سے خوف محسوس ہوا اور فائقہ کی باتیں سچ لگیں۔ اس نے اس سے بات نہ کرنے کا تہیہ کیا اور چادر تان کر سونے کی کوشش کرنے لگی۔